नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। हमारा खास बुलेटिन लेकर हम फिर से हाजिर हैं और आज आपके साथ हैं अनंत और अदिति। तो ढेर सारी खबरें हैं और उन खबरों के साथ त्योहार की मिठास भी खुलने वाली है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं लोहड़ी की खबर से। आप सबको लोहड़ी की बेहद शुभकामनाएं। पंजाब, हरियाणा समेत देश के तमाम इलाकों में लोहड़ी त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। खुशियों के इस त्योहार की धूम पूरे देश में है। लोग नाच गाकर खुशहाली की दुआएं कर रहे हैं। खास तौर से पंजाब में तो लोहड़ी के सिलसिले में खास आयोजन किए गए। आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं लोहड़ी का खास रंग। महिलाएं गिद्दा करते हुए त्योहार को मिलकर सेलिब्रेट करने में जुटी हैं। लोहड़ी साल का पहला त्योहार माना जाता है और इसकी रौनक नए साल में कदम रखने की साथ ही शुरू हो जाती है। ये त्योहार सिख समुदाय के खास महत्व के लिए जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक लोहड़ी पौष माह की आखिरी रात को मनाया जाता है। आपको बताएं कि लोहड़ी की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। हालांकि लोहड़ी आज है, लेकिन इसके सेलिब्रेशन का सिलसिला भी कई दिन पहले से शुरू हो जाता है और लगातार इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों ने ढोल की छाप पर झूमकर, नाचकर, गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। खुशहाली के इस त्योहार को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। 2 साल कोरोना की वजह से ये उत्सव, ये उल्लास देखने को उस पैमाने पर नहीं मिला था, लेकिन इस बार कोरोना की पाबंदियां नहीं है, लिहाजा लोगों के मन में जोश ज्यादा है, जोश हाई है। आपको बताएं कि खुशहाली का यह त्योहार नई फसल के आगमन के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन लोग अग्नि के सामने, आग के सामने, बॉनफायर के सामने डांस करते हैं और खासकर जब जिन लोगों के घर में नई शादियां होती हैं उनके लिए त्योहार काफी महत्व रखता है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है उसके लिए त्योहार काफी महत्व रखता है। अगर किसी ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके लिए त्योहार काफी मायने रखता है। अगर किसी ने कोई नया मकान लिया है उसके लिए कोई नया त्योहार काफी मायने रखता है। किसी ने कोई नई चीज खरीदी है तो एक प्रकार से एक नई शुरुआत के तौर पर इस त्योहार को देखा जा सकता है। तो आपको बताएं, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्से लोहड़ी के इस जश्न में डूबे हुए हैं। बड़ों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसके जश्न में शामिल हो रहे हैं। सभी को आज शाम का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिन की हैं, लेकिन शाम में भी जमकर जश्न मनेगा। जब लोहड़ी जलाई जाएगी, इस दौरान पवित्र अग्नि में मूंगफली, रेवड़ी, गजक, तिल और रबी की फसल डाली जाती है और फिर इसकी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करके सूर्य और अग्निदेव के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, जिनके आशीर्वाद से आने वाली अच्छी फसल होती है। इसके अलावा आग के पास लोकगीत गाते हुए लोहड़ी मनाई जाती है। तो पंजाब के कोने कोने में लोहड़ी की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। शाम को जब बॉनफायर होगा तो रंग और भी जमेगा। अमृतसर में पहले से ही लोहड़ी की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों में इस मौके पर मूंगफली, रेवड़ी और गजक खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। और लोहड़ी के त्योहार के सिलसिले में बाजारों में भी बड़ी रौनक देखी गई। लोग अपने और रिश्तेदारों के लिए मूंगफली, गज्जक, मिठाइयां खरीद रहे हैं। वहीं पतंगबाजी करने के शौकीन पतंगों की खरीदारी में लगे हैं। बाजार इस वक्त लोगों से पटे पड़े हैं। कोई मूंगफली खरीद रहा है, गज्जक खरीद रहा है, कोई पतंगों की खरीदारी में बिजी है। आपको बताएं कि पंजाब के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लोहड़ी के मौके पर पतंगबाजी भी होती है। अमृतसर में खासतौर से पतंगबाजी का रंग अलग ही जमता है और इसलिए अलग अलग शहरों में पतंगों की दुकानें सजी हुई हैं। पंजाब की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ बाजार में खरीदारी करते लोग शाम के लिए, और दूसरी तरफ दिन में जो सेलिब्रेशन हुआ है उसकी भी तस्वीर, और वहीं पतंगबाजी के लिए पतंगे और मांझा खरीदते हुए लोग। लोहड़ी का उल्लास आम लोगों के बीच है तो नेता और हाई प्रोफाइल लोग भी इस त्योहार को मनाने में पीछे नहीं हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कल दिन में ही अपने निवास पर लोहड़ी का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में भगवंत मान के परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए हैं। इस मौके पर मान ने प्रदेश के लोगों की खुशहाली की दुआएं मांगी और लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद ये उनकी पहली लोहड़ी है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी नई शुरुआत अगर होती है तो उसका जश्न इस त्योहार के दिन मनाया जाता है। चाहे आप कोई नई चीज खरीदें या फिर कोई आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हुआ हो, तो इन तमाम मौकों को बेहद खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और भगवंत मान ने भी ऐसा ही किया। लोहड़ी लोगों के साथ उसका रंग यहां पर देखते ही बन रहा है। लोहड़ी के त्योहार का उत्साह हरियाणा में भी साफ नजर आता है। लोग भरपूर आनंद, जोश और उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए जुटते हैं। हरियाणा के करनाल में महिलाओं ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों और बच्चों के साथ मिलकर
लोहड़ी मनाई। और अपने बीच में लोहड़ी की धूम देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। महिलाओं और बच्चों ने खूब मस्ती की, डांस किया। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण लोहड़ी का त्योहार काफी फीका फीका लग रहा था, लेकिन इस बार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लोग लोहड़ी के त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। इस मौके पर यहाँ समाज में खुशियां बांटने की शानदार पहल की गई है। और बता दें आपको, लोहड़ी जो है नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस वक्त सूर्य और अग्नि देव की पूजा की जाती है, उनको शुक्रिया अदा किया जाता है और इसी तरह लोग आपस में इस त्योहार को मनाते हैं। अग्नि देवता के आगे चक्कर लगाते हुए इसमें गज्जक, मूंगफली सब कुछ डालते हैं और इस त्योहार की सेलिब्रेशन होती है। लोहड़ी के रंग पंजाब ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। तमाम इलाकों में लोग इस त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं और पहले से ही उत्सव का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में लोहड़ी का अनोखा जश्न मनाया गया। यहां पंजाबी समाज के लोगों ने त्योहार के सिलसिले में म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया और इस नाइट के दौरान लोगों ने पंजाबी सॉन्ग्स पर जमकर डांस किया। झूमते नाचते लोग यहां पर नजर आए। ढोल की थाप पर भी लोगों ने डांस किया और लोहड़ी का ये रंग मथुरा में देखने को मिला। पंजाब के बटाला के संजीव कुमार ने 6 फीट से 14 फीट तक लंबी और चौड़ी पतंगें बनाकर पतंगबाजी के अपने शौक को नई उड़ान देने की ठान ली है। पतंगबाजी के अपने शौक को पूरा करने के लिए संजीव ने अपने घर में ही पतंगों को बनाना शुरू कर दिया है। अब हर साल संजीव अपने हाथों से कई फीट लंबी और चौड़ी पतंगें बनाते हैं और लोहड़ी के दिन उन्हें आसमान में उड़ाकर अपना शौक पूरा करते हैं। और संजीव का कहना है कि अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो हर महीने अपने काम से कुछ पैसे जोड़ते रहते हैं और लोहड़ी आने पर उस पैसे से अपनी खुद की पतंग बनाकर आसमान में उड़ाते हैं। एक पतंग को बनाने में उन्हें 2 से 3 दिन का समय लगता है और ये पतंगे जब आसमान में परवाज भरती हैं तो संजीव को बेइंतहा खुशी हासिल होती है। संजीव इन पतंगों को बेचते नहीं, सिर्फ अपने शौक के लिए बनाते हैं। लोहड़ी के मौके पर और इसके अगले दिन देश के तमाम इलाकों में मकर संक्रांति का उत्सव भी मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में पतंगबाजी होती है। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक खास इंतजाम किए गए हैं। पतंगों से गुजरात के कई शहर पटे पड़े हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर गुजरात में जमकर पतंगबाजी होती है और मकर संक्रांति से पहले गुजरात के अलग अलग शहरों में पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। इस बार भी ये पतंग महोत्सव मनाया गया। शुरुआत अहमदाबाद से हुई थी, फिर ये सिलसिला नर्मदा में पहुंचा, फिर ये सिलसिला वडोदरा में पहुंचा और ये साइकिल घूमता हुआ अब मकर संक्रांति पर आ गया है। अब मकर संक्रांति के दिन यहां पर जमकर पतंगबाजी होगी। खासतौर से अहमदाबाद में उत्तरायण पर्व पर पतंगबाजी की पुरानी परंपरा है, लिहाजा यहां बाजार में पतंगों की भरमार है। कई तरह की पतंगें यहां मिल रही हैं, फिर चाहे वो छोटी पतंग हो या फिर बड़ी पतंग, यानी ग्राहकों के लिए हर किस्म की पतंग, हर पैटर्न की पतंग यहां पर मौजूद है। गुजरात में पतंग का बाजार कुल 600 करोड़ रुपए का है। 8 जनवरी से अहमदाबाद में विश्व पतंग उत्सव भी उसकी भी शुरुआत हुई। गुजरात के दूसरे शहरों में भी पतंगबाजी इन दिनों चरम पर है। देश के कोने कोने में पतंगबाजी की खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इसके रंग महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं। जी हां, तो इस सिलसिले में महाराष्ट्र के नासिक में पतंगबाजी के लिए रंग बिरंगी पतंगों की खूब बिक्री हो रही है। यहां सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीरों वाली पतंगे भी काफी डिमांड में है। देख सकते हैं आप, नासिक की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पतंगे और इसके ऊपर ये तस्वीरें खासी लोगों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। लोग इन पतंगों के लिए बाजार में उतरे हैं और बाजार इन पतंगों के लिए पटे पड़े हैं और सीएम एकनाथ शिंदे खुद एक पतंग अपने हाथ में लिए इस त्योहार की खुशी को जाहिर करते हुए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गंगा सागर मेला लगा है। यहां हर साल मकर संक्रांति पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। गंगा सागर वो जगह है जहां से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के जरिए समंदर में मिलती है और ये भी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मेला क्षेत्र को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कई भव्य और शानदार गेट भी बनाए गए हैं।
सागर की लहरों पर कड़ा पहरा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। इसके अलावा यहां एक हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके जरिए पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। यहां जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा ड्रोन की पैनी नजर भी मेला क्षेत्र पर रहेगी। भीड़ पर नजर रखने के लिए पुलिस, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही बस, बोट और नाव को जीपीएस के जरिए ट्रैक किया जाएगा। असल में इस मेले में आने के लिए सागर पार कर जाना पड़ता है, इसलिए ये सभी इंतजाम बेहद जरूरी हैं। आपको बताएं, मकर संक्रांति करीब है और ऐसे में गंगा सागर तट पर लाखों की तादाद में पवित्र स्नान के लिए, पवित्र डुबकी के लिए लोग आते हैं। न केवल देश से आते हैं बल्कि जिनकी गंगा सागर में आस्था है वो विदेशों से भी यहां पर पवित्र स्नान करने आते हैं। ऐसे में इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए बड़े पैमाने पर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो सुविधा के लिहाज से हो, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ सजावट, सुविधाएं और दूसरी तरफ सुरक्षा के नजरिए से कंट्रोल रूम। देश के बहुत से शहरों में पतंगबाजी हो रही है तो कोयंबटूर में इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का शानदार नजारा दिखाई दे रहा है। कोयंबटूर लगातार 8वें साल तमिलनाडु इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल यहां पर आयोजित किया गया है। कोयंबटूर जिले के पोलाची में यह अनोखा आयोजन हो रहा है और 3 दिन के इस इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल में कई देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं और तमाम तरह के हॉट एयर बलून्स की उड़ान का मजा ले रहे हैं। अलग अलग रंगों और आकृतियों के बलून्स यहां अनोखा नजारा पेश कर रहे हैं। आपको बता दें, हर साल ये यहां पर होता है और इस मौके पे अलग अलग तरह के बलून्स देखे जाते हैं, अलग अलग आकृतियों के बलून्स होते हैं और लोग इसमें हॉट एयर बलून का मजा लेते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये बलून फेस्टिवल 3 दिन तक चलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल में देश विदेश से लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं और इस बलून फेस्टिवल का मजा लेते हैं। वैसे तो इस फेस्टिवल की धूम अक्सर देश में देखी गई है, लेकिन ये फेस्टिवल की शुरुआत जहां से हुई थी वो जगह है टर्की का इस्तांबुल, जहां पर कैपेडोशिया में ये बलून्स जो हैं उड़ते देखे गए और उसके बाद भारत में जब इसकी शुरुआत हुई तो काफी लोकप्रिय रहा ये फेस्टिवल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ पूरे देश ही नहीं दुनिया को शानदार सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से डिब्रूगढ़ रवाना किया। ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है जो बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। ये क्रूज 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको बता दें कि इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं। खासतौर से विदेशी सैलानियों के लिए भारत को देखने का ये एक अनोखा जरिया बनेगा, एक अनोखा अनुभव उन्हें देगा। पीएम मोदी ने वाराणसी में गंगा तट पर कम्युनिटी जेटी और टेंट सिटी का भी शुभारंभ किया। यहां रहने वाले लोगों को सामने से गंगा आरती का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ योग, संगीत और दूसरे मनभावन कार्यक्रमों का भी वो आनंद ले सकेंगे। यहां आने वाले सैलानियों को काशी की संस्कृति की अनूठी अनुभूति इस टेंट सिटी में रहकर होगी। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि अभी तक करीब 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गर्भगृह की दीवारों का काम पूरा हो चुका है। अक्टूबर 2023 तक पहले तल का निर्माण पूरा हो जाएगा। निर्माण की देखरेख करने वाली कमेटी ने इस सिलसिले में पूरी जानकारी दी है और बताया गया है कि 1992 में तराशे जा रहे पत्थरों का 10 फीट ऊंचा पिलर चारों तरफ खड़ा हो गया है। अब गर्भगृह के चबूतरे का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही पिलर को और 10 फीट ऊंचा किया जा रहा है और फिर छत डाली जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने यह कहा कि गर्भगृह के आसपास की दीवारें तैयार हो चुकी हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाद परिक्रमा मार्ग भी बराबर ही ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 तक राम मंदिर का पहला फेज पूरा हो जाएगा। 1 से 14 जनवरी 2024 के बीच कभी भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। आपको बताएं कि 2025 में इस मंदिर के पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। फिलहाल 3 तिथियां हैं।
वो अक्टूबर 2023 की तिथि है, जब पहले फेज का काम पूरा होगा। फिर दूसरी तिथि जो इंपॉर्टेंट है इस राम मंदिर निर्माण को लेकर, वो है 14 जनवरी, यानी 1 से 14 जनवरी 2024 के बीच, जब गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। रामलला वहां पर विराजमान हो सकते हैं। और उसके बाद 2025, यानी कि जब पूरा मंदिर परिसर, पूरा मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए पूरे मंदिर परिसर को खोल दिया जाएगा। दिल्ली और आसपास में अभी सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 जनवरी से तापमान में अचानक तेज गिरावट देखी जा सकती है। तो माना जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर दिल्ली समेत पश्चिमी और उत्तरी भारत में शीतलहर की वापसी हो सकती है और साथ ही घना कोहरा बढ़ सकता है। ट्रेनें और उड़ानों पर अभी भी उत्तर भारत में जारी कोहरे का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी से पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद 15-16 जनवरी से दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में बेहद तेजी से तापमान गिरेगा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद दिल्ली और उसके आसपास के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। आपको बताएं कि हाल के बीते 2 दिनों की अगर हम बात करें तो तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है और लोगों को सर्दी से राहत मिली है, जो कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही थी। लेकिन ये मौसम करवट लेने वाला है, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान इस तरफ इशारा कर रहा है। जोरदार बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अभी यहां और बर्फबारी का अनुमान जताया है। बर्फबारी के अलावा इन इलाकों में कोहरे का भी खासा असर देखा जा रहा है। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से खास सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं अनंतनाग में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। लोग यहां बर्फ पड़ने के बाद माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि हिमपात के चलते आवाजाही पर भी असर हुआ है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे पे आवाजाही ठप हो गई। जवाहर टनल के साउथ पोर्टल के आसपास सेना के जवान बर्फ हटाकर रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। हाल ही में एवलांच के चलते यहां पर काफी रोड ब्लॉकेज हुई और उसको अब साफ किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी जो हो रही है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास त्रिकुटा पर्वत के इलाके में बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। इस साल यहां पहली बार बर्फबारी हो रही है। हिमपात के कारण माता वैष्णो देवी के मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन बहुत से लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग से बर्फ हटाने के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू में जोरदार हिमपात के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है। सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सैलानियों को फिलहाल नेहरू कुंड से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। रोहतांग दर्रे और अटल टनल से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पहले अटल टनल से सिर्फ 4x4 ड्राइव गाड़ियों को जाने की इजाजत थी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हिमपात के कारण लद्दाख को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जवान और कर्मचारी मशीनों की मदद से रास्ता खोलने की कोशिश की है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में लगातार गिरावट जो देखी जा रही है और मनाली के आसपास की समूची घाटी ने बर्फ की सफेद चादर तो अपने ऊपर ओढ़ ही ली है। ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन तक घाटी में मौसम खराब रहने का अंदेशा जताया है, लेकिन मनाली घूमने आए पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में इस सीजन का पहला और अच्छा हिमपात हुआ। शिमला शहर के अलावा नारकंडा, जाखू समेत तमाम इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी शुरू होने से शिमला में ठंड भी काफी बढ़ गई है। ऊपरी शिमला में कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल, रोडू, चांचल, नारकंडा सहित तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग कहता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले कई दिन बर्फबारी जारी रह सकती है। शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में भी अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी हिमपात का अलर्ट भी जारी कर दिया है।
लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में पर्यटन स्थल चकराता के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। सुबह हुई बर्फबारी से इलाके में हर तरफ रौनक आ गई। चकराता के लोखंडी, मोइला टॉप, देवबंद, कनासर जैसे इलाके सीजन की पहली बर्फबारी से जगमग हो गए हैं सफेद रंग से। आमतौर पर इलाके में क्रिसमस तक अच्छी बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार लंबा इंतजार करना पड़ा। और बर्फ की सफेद चादर तले ढके चकराता के ऊंचे इलाकों में जहां होटल कारोबारियों में रोजगार की उम्मीद जागी है, वहीं किसानों को भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फी बर्फ, सफेद चादर पहाड़ों पर और नजारा बेहद खूबसूरत। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।